कोलकाता रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट में कल की सुनवाई टली, जाने क्या है वजह। कोलकाता रेप मर्डर केस, कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर हत्या के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ये सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को आरजी-कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप और मर्डर मामले की सुनवाई टल गई है। गुरुवार को चीफ जस्टिस की बेंच नहीं बैठ रही है। सुप्रीम कोर्ट के डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिस देकर यह जानकारी दी है। बता दें कि पीठ उन मामलों की सुनवाई करती है जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पहले ही आंशिक रूप से कर चुका है, ज्यादातर मामलों में निरंतरता बनाए रखता है। यानी अगर इसमें कोई जज मौजूद नहीं है तो संबंधित दिन पर सुनवाई नहीं हो पाती है। सूत्रों के मुताबिक देश की शीर्ष अदालत की ओर से जल्द ही नई जानकारी सामने आ सकती है। क्या मामला दूसरी बेंच के पास जाएगा, अभी इसे लेकर साफ नहीं है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है। वो ये तय करता है कि किस मामले की सुनवाई किस बेंच में होगी। इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ पहले ही संज्ञान ले चुकी है। ऐसे में यह मामला दूसरी बेंच को भेजा जाएगा या नहीं, इस पर संशय है। अब तक आए नोटिस में आरजी-कर मामला चीफ जस्टिस की बेंच में 6ठे नंबर पर है। देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से बुधवार शाम को जारी अधिसूचना के बाद से कोलकाता रेप केस मामले की सुनवाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। कोलकाता रेप मामले की गुरुवार को सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस 5 सितंबर को कोर्ट में नहीं बैठेंगे। नतीजतन जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा वाली उनकी बेंच गुरुवार को नहीं बैठ रही है। हालांकि ये दोनों जज अलग अलग बैठेंगे और कोर्ट नंबर 10 के कुछ मामलों की सुनवाई करेंगे। वकील विकास रंजन भट्टाचार्य आरजी-कर मामले में वादी के लिए लड़ रहे हैं। गुरुवार को सुनवाई होने के कारण वह बुधवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो गए। विकास भट्टाचार्य ने एयरपोर्ट पर कहा कि हमें इसकी जानकारी पहले दी जानी चाहिए थी कि बेंच पर नहीं बैठेगा। इससे हमारा समय और पैसा बर्बाद हुआ। रेप मर्डर मामले की सुप्रीम कोर्ट कर रहा है सुनवाई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सोमवार को नवान अभियान में गिरफ्तार छात्र नेता सायन लाहिड़ी के मामले की सुनवाई की। वह सुनवाई भी चीफ जस्टिस की बेंच में होनी थी, लेकिन उस दिन चीफ जस्टिस की बेंच नहीं बैठी थी, तो मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने की थी। 9 अगस्त को आरजी-कर अस्पताल से एक महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। रेप और हत्या के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अभी भी हड़ताल पर हैं। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस, साथ कोई था, रेप किया। सवालों से न सकपकाया न घबराया, दरिंदे ने चालाकी से दिया जवाब। कोलकाता डॉक्टर मर्डर रेप केस, कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में आरोपी संजय ने अपने जवाबों से सीबीआई को उलझा दिया है। आरोपी ने पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा कि उसने लेडी डॉक्टर का रेप नहीं किया है, उसने केवल मुंह दबाकर हत्या की है। कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप कर उसे मौत की नींद सुलाने वाला आरोपी संजय बहुत शातिर है। दरिंदे संजय रॉय को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। उसकी हैवानियत का आलम यह है कि वह सीबीआई के सामने न तो डरता है और न सकपकाता है। सीबीआई के सवालों का बिना घबराए झूठा जवाब देता है। संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो गया, मगर कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस की गुत्थी अब तक नहीं सुलझी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लेडी डॉक्टर की मर्डर मिस्ट्री उतनी ही उलझती जा रही है। सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान आरोपी संजय रॉय पर सवालों की बौछारें की, मगर दरिंदे ने ऐसे जवाब दिए मानो जैसे उसने प्रैक्टिस कर रखी हो। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस, अगर उसे पोर्न देखने की आदत न होती, जेल, जमानत और फिर से रेप पर क्या बोले एक्सपर्ट। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस, कोलकाता दुष्कर्म कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य अपराध के बाद एक बार फिर से दुष्कर्म संस्कृति, पोर्न और जमानत प्रक्रिया पर बहस छिड़ गई है। समाजशास्त्री डॉक्टर
ऋतु सारस्वत से बातचीत में जानिए कि पोर्न वीडियो कैसे दुष्कर्म को बढ़ावा देते हैं और जमानत प्रक्रिया अपराधियों को संरक्षण देती है। डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता में हुई दुष्कर्म की घटना की अंतहीन पीड़ा से पूरा देश आहत है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। यक्ष प्रश्न यह है कि क्या ऐसी घटना पहली बार घटित हुई है? इसका उत्तर हम सभी के पास है। कैंडल मार्च, सड़कों पर प्रदर्शन, इंटरनेट मीडिया पर क्रांतिकारी विचार और अपने कर्तव्यों से इतिश्री। क्या हम यह नहीं जानते कि हर दिन हर क्षण देश के किसी कोने में मानव देह का लबादा और एक भेड़िए वासना में लिप्त अपने शिकार की तलाश में भटक रहे हैं? इससे उनका कोई सरोकार नहीं कि उनका ग्रास नन्ही सी बच्ची है या फिर प्रौढ़ महिला। दुष्कर्म की घटनाएं चीख चीख कह रही हैं कि हम सभी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं है, अपितु बर्बर समाज में जी रहे हैं। यह अवस्था ऐसी ही रहेगी, क्योंकि जब हम आरोप प्रत्यारोप के खेल में हार जीत का युद्ध लड़ने में अपनी समस्त शक्ति को झोंक बैठे हैं तो कैसे यह विचार करेंगे कि इस अमानवीय सामाजिक व्याधि का उपचार हो। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस। देश में कड़े कानून हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी, फिर क्यों नहीं लग रहा अपराध पर अंकुश? स्त्री को देवी मानकर पूजने वाली संस्कृति यदि दुष्कर्म की साक्षी बनती है तो यकीनन इसका संपूर्ण दायित्व सामाजिक व्यवस्था की उस मौन स्वीकृति को जाता है जिसे हमने तथाकथित रूप से पौरुष के रूप में स्वीकार किया है। पुरुषत्व की विकृत परिभाषा स्त्री को भोग के रूप में स्वीकार करती है और इस परिभाषा का पोषण परिवार से आरंभ होता है। मर्यादित जीवन की नियमावली से पूरी तरह से मुक्त समाजीकरण की यह प्रक्रिया उच्छृंखल जीवन की पोषक बनती है। परिवार की परिधि में स्त्री जनित यौन उच्छृंखलता जब हास्य का विषय बन रही होती है, उसी क्षण ऐसे बालकों का भी निर्माण होता है जो स्त्री को भोग्य के रूप में स्वीकार करने के प्रथम चरण की ओर बढ़ रहे होते हैं। गली मोहल्लों में अश्लील टिप्पणियां करती जिह्वा किसी निर्वाचित संस्कृति की उपज नहीं है, अपितु उन अभिभावकों की छत्रछाया की परिणति है जिन्हें अपने बालकों का ऐसा व्यवहार सामान्य और पुरुषोचित प्रतीत होता है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीजेआई के सवालों पर जवाब नहीं दे पाए ममता के वकील कपिल सिब्बल। शव मिलने से लेकर अब तक कब क्या हुआ? लड़के हैं ऐसा करेंगे ही, लड़कियों को ही ध्यान रखना चाहिए। ये वाक्य उस पार्श्विक प्रवृत्ति को जन्म देता है जिसकी उत्पत्ति का संपूर्ण दायित्व अभिभावकों को जाता है। एक दुष्कर्मी को सामाजिक व्यवस्था में स्वीकार करने की प्रवृत्ति उसकी पीठ थपथपाती है और दिलासा देती है कि जिस तरह कमजोर न्यायिक एवं पुलिस व्यवस्था उसका संरक्षण करेगी, ठीक उसी तरह समाज भी उसके अपराधों को भूलकर सहजता से उसे स्वीकार करेगा। ऐसे परिदृश्य में जयपुर राजस्थान के दुष्कर्मी और हत्यारे सिकंदर जीवाणु के बारे में जानना अपरिहार्य हो जाता है। साल 2001 में जीवाणु ने पहली बार एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, परंतु वह जेल से छूट गया। 2014 में उसने 4 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। वो फिर छूट गया। साल 2015 में पुनः उसने एक मासूम बच्ची को अपनी वासना का शिकार बनाया, पर फिर भी वह छूट गया। साल 2019 में उसने फिर 2 बच्चियों को अपना शिकार बनाया। 6 बार गिरफ्तार होकर छूटना उन प्रश्नों को खड़ा करता है जिसका उत्तर पुलिस, अधिवक्ता, जमानत देने वाले व्यक्ति तथा न्यायिक व्यवस्था के पास है। क्या है दुष्कर्म संस्कृति? ये सभी उस सामाजिक व्यवस्था के पोषक हैं जिसे दुष्कर्म संस्कृति कहा जाता है। दुष्कर्म के मामलों में कई बार आरोपी को विवाह करने को भी कहा जाता है। हमारी मानवीयता उस दहलीज तक होनी चाहिए जहां हम व्यक्ति कमजोर और अपराधी मजबूत न हों। इस संस्कृति के संरक्षण में एक बड़ी भूमिका पोर्न व अश्लील सामग्री की भी है जो सहजता से उपलब्ध है। अमेरिका के सीरियल किलर और दुष्कर्मी टेड बंडी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि यदि उसे पोर्न देखने की आदत नहीं पड़ी होती तो उसने यौन अपराध नहीं किए होते। अमेरिकी लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता रॉबिन मॉर्गन ने 1974 अपने एक लेख थ्योरी एंड प्रैक्टिस, पोर्नोग्राफी एंड रेप में लिखा था कि यह उस सिद्धांत की तरह काम करती है जिसे व्यावहारिक रूप से दुष्कर्म के रूप में अंजाम दिया जाता है।